गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपका स्वागत है। आरबीएसई बुक्स का बैच अपना चल रहा है। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की पुस्तक कक्षा 6, पुस्तक का नाम क्या है? हमारा राजस्थान। ये बुक मैं आपको करवा रहा हूँ थ्योरेटिकली, जिसमें से मैंने आपको 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अब कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो देखिए जी। इंडेक्स को देखते हैं। सॉरी, 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। पहला, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत और राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ये चारों मैंने आपको लेक्चर, इन चारों चैप्टर्स के लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। 5वां चैप्टर, अध्याय नंबर 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ये चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। हाँ जी, तो आज का अपना टॉपिक होगा आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आपको जो आरबीएससी का बुक्स का ये बैच चल रहा है, यह आपको सुबह 11 बजे मिलेगा, सुबह 11 बजे 11 AM पर। और राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच आपको इवनिंग में 5 बजे लेक्चर प्रोवाइड होंगे, राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच के 5 PM पर। साथ ही आज एक नया बैच और स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीट 2022 रामबाण, जिसमें मैं आपको आरबीएससी के जो बुक्स हैं 6 to 10 की जो बुक्स हैं 6 to 10 की, फिलहाल हम क्लास 6 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे 6 क्लास की बुक है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज हम देखेंगे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे, जिसका लेक्चर आपको दोपहर 2 बजे मिल जाएगा, 2 PM पर। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। अब देखिए चैप्टर का इंट्रो। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? जो दुर्ग अपने बने हुए हैं, जैसे चित्तौड़ दुर्ग, जालोर का दुर्ग, सिवाना दुर्ग, अपना सवाई माधोपुर का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, इन सभी को देखने के लिए कौन आते हैं? पर्यटक आते हैं। ठीक है। अब पर्यटक इनको देखने के लिए आते हैं, तो एक बच्चे ने जिज्ञासा स्वरूप अपनी माँ से ये क्वेश्चन पुट कर लिया। माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। जागीरदार, वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे? जागीरदार कौन थे? तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जागीरदार प्रथा क्या थी। राजस्थान में पहले रियासतें थी, जैसे मेवाड़, मारवाड़, कछवा वंश, ये अलग अलग रियासतें थी। तो इनमें जागीरदार प्रथा भी थी, मंत्री होता था, राजा था, जागीरदार था। तो ये जागीरदार प्रथा क्या थी, बेसिकली हम इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे। और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया। वे उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने क्या किया, देखिए। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं? ये अब कहाँ गए?
अध्यापक जी ने क्या कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले, अब टीचर बताता है कि आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्री एवं जागीरदार की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता। अब देखिए, सबसे जो इसमें सीखने की बात है इन 4-5 लाइनों में, कि पहले क्या होता था, राजशाही शासन। और राजशाही शासन की सर्वोच्च शक्ति कौन होता था, राजा। ठीक है, राजा के अधीन ही सभी मंत्री और जागीरदार ये सभी काम करते थे, राजा के अधीन। जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अभी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है जहाँ से अपने क्वेश्चंस पुट हो सकें। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। राजशाही शासन का स्वरूप। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतें राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ठीक है, अलग अलग शासक हुए हैं जो अलग अलग रियासतों में शासन करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्र व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना आदि अधिकारी थे। अब कौन कौन से अधिकारी थे केंद्र व्यवस्था के लिए पदाधिकारी? कौन कौन से थे? राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, ये सभी क्या थे? परगना अधिकारी थे। अब राजा क्या होता है, देखिए राजा क्या होता है। राजा राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। राजा कौन? राजा एक तो सबसे शक्तिशाली कौन? राजा। लेकिन राजा किसके सहायता से अपने जो शासन है उसको चलाते थे? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन चलाते थे। ये राजा के बारे में हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मंत्री कौन थे। मंत्री कौन थे? तो देखिए, मंत्री राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री दीवान कहते थे। प्रमुख मंत्रियों को क्या कहते थे? दीवान। जो सबसे प्रमुख मंत्री होता था उसको हम क्या कहते थे? दीवान। ठीक है, राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, प्रजा से संबंधित कोई भी समस्या आ गई, या फिर कोई युद्ध आ गया कि हाँ भी हमें इस शासक से युद्ध करना है या नहीं, कहीं वो शासक हमसे ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों की सलाह कौन 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 लेता था? राजा लेता था। किससे? मंत्रियों से। कितना टैक्स लगाना है, अब की बार कितना टैक्स लगाना है, ये सब चीज़ों की सलाह राजा लेता था मंत्री से। और जो प्रमुख मंत्री था वो क्या कहलाता? दीवान। वो क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बख्शी। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी थी? बख्शी की। तो बख्शी कौन होता था? कि सेना को संभालने वाला। बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं? सेना को संभालने वाला कौन होता था? बख्शी। कहने का मतलब उनका खाने की व्यवस्था, उनका वेतन की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था थी वो कौन देता था? बख्शी। अब नेक्स्ट, खजांची। खजांची कौन होता है? आमदनी और खर्चे के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित व राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। खजांची का कार्य क्या था? बेसिकली देखिए कि जो भी राजस्व में पैसा आता था, जितना भी, चाहे टैक्स की उससे, चाहे कोई भी खदान से मान लो जैसे जावर में चांदी की खान निकली थी। ठीक है, तो जैसे ये खाने थी या फिर टैक्स वगैरह वसूली करते थे, तो टैक्स से जो भी आमदनी आती थी उसका हिसाब किताब कौन रखता था? खजांची रखता था। ठीक है, अब नेक्स्ट, परगना अधिकारी। राज्य परगना में विभाजित
था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। अब देखिए, सपोज कीजिए कि ये राज्य है, तो इसको अलग अलग परगना में डिवाइड कर रखा था, छोटे छोटे परगना। जैसे आज भी डिवाइडेड है, जैसे अपना भारत देश है, भारत अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, फिर एक स्टेट जिले में बटा हुआ है, फिर जिले से किस बटा हुआ है, पंचायत समितियों में बटा हुआ है। तो ऐसे ही उस समय क्या था, परगने में बटा हुआ था। परगने से क्या होता था, परगने में बांटने से क्या होता था कि जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती थी। ये नहीं कि एक के ऊपर ही सारा काम, जो सारा सारा शासन एक का ही हो, नहीं, एक एक से नहीं, अलग अलग परगने अधिकारी अलग अलग परगने पर, अपने अपने परगने पर ध्यान देते थे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, ये 4-5 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। राजा सबको पता है, मंत्री सबको पता है। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो दीवान किसे कहते हैं। दीवान आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से राजा का प्रमुख मंत्री, या फिर पहला ऑप्शन राजा का प्रमुख मंत्री, 3 ऑप्शन उसने कोई से भी बना दिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पुट कर सकता है कि बख्शी किसे कहते हैं, खजांची किसे कहते हैं, परगना अधिकारी किसे कहते हैं। तो इन चारों की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ये इस चैप्टर में ये 4 चीज अभी तक इंपॉर्टेंट आई है, जहां से राजस्थान जी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। अब ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी, ग्राम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे, 101% गलती कर देंगे। अगर किसी को नहीं पता है, कोई राजस्थान जीके में नया नया स्टूडेंट है जिसको राजस्थान जी नहीं पता है कि गांव, वैसे बेसिकली सबको पता होता है कि भाई सभी गाँव में पले बड़े हैं, अपने भारत देश की 80% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में। तो ये सब चीज़ें पता होती है, लेकिन फिर भी ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन कौन संभालती थी, ग्राम पंचायतें। ठीक है, नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम जागीरदारी व्यवस्था के बारे में, कि जागीरदारी व्यवस्था क्या थी। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। जो राजस्थान का जितना भी संपूर्ण शासन है मध्यकाल के समय का, उस समय राजा होता था, और राजा अपना संपूर्ण शासन किसके मध्य से संभालता था, जागीरदारी व्यवस्था के मध्य से। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। अब जो जागीरदारी व्यवस्था है ये कैसी थी, भाई राजा के, जैसे कोई राजा के जो भी संबंधी हैं उनको ही किसी कोई एक जागीर प्रदान कर दी जाती थी और उसे जागीरदार नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, राजस्थान में जागीरदार जागीरदारी जागीरदारी राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि को स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरदार प्रदान की जाने लगी। पहले जागीरदारी कैसे दी जाती थी, जैसे राजा है, राजा की मृत्यु होगी तो राजा का बड़ा बेटा शासन संभाल रहा है, उसके जो छोटे भाई हैं, जितने भी छोटे भाई हैं, चाहे कोई सौतेला भाई है, चाहे कैसा भी भाई है, उन सबको जागीरदार बना दिया जाता था। एक भूमि आवंटित करके उनको जागीरदार बना दिया जाता था, जागीरदार। बाद में इस व्यवस्था के साथ साथ, ये व्यवस्था तो साथ में थी ही, लेकिन इसके साथ साथ योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। ठीक है, कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। अब जागीरदारी जो व्यवस्था है इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसको देखते हैं। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इसके संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट रूप राजपूतों के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया।
राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाईं। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। अब बेसिकली जागीरदारी व्यवस्था कब से चालू हुई, इसका कोई मुख्य प्रमाण मिला नहीं है, लेकिन जब से राजपूत शासन स्टार्ट हुआ है, राजपूत शासन राजस्थान में राजपूत शासन, जैसे चौहान, जैसे मेवाड़ में गोइल वंश, ठीक है, जयपुर का कछवाहा वंश। तो जब से इन राजपूतों का शासन हुआ था राजस्थान में, उसी समय से जागीरदारी व्यवस्था शुरू हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। कैसी थी, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रक्त संबंध पर आधारित थी यह व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारी को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। तो राजा और जागीरदारी के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं थे, बल्कि कैसे थे, भाईचारे के संबंधित थे। कैसे, क्यों थे भाईचारे के संबंधित? अरे भाई, जो राजा के जो भाई थे उन्हीं को भूमि आवंटित करके जागीरदार बना दिया जाता था। अब जागीरदार जब उनको बना दिया तो राजा और सेवक के संबंध नहीं रहेंगे, वो तो भाईचारे के संबंध रहेंगे, ठीक है। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। अब मध्यकाल में जागीरदार जो व्यवस्था थी, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए इसको देखते हैं। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इसके शासक जागीरदार के साथ साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवा के साथ साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, जागीर पट्टा। यहाँ से सीधा गए क्वेश्चन इस वर्ड को उठा लेगा एग्जामिनर और पूछ लेगा जागीर पट्टा, जागीर पट्टे क्या है। 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा यहीं से। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगी, इन्हीं बुक्स में मिलेंगी, ठीक है। तो जब मुगल आए, जब राजस्थान के अंदर मुगल आए, तो मुगलों से संधि की राजपूतों ने, संधि की। संधि के बाद में क्या हुआ कि जो शासक थे वो क्या बन गए, मुगल मनसबदार बन गए। मुगलों के अधीन काम करते थे तो मुगल मनसबदार कहलाने लगे, और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। साथ ही जो जागीरदार की स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे, इसके शासक थे जो जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। अब वो वाला रिश्ता खत्म हो गया जो भाईचारे का था। अब शासक कैसा व्यवहार करने लगे, जागीरदारों के साथ राजा और सेवक जैसा व्यवहार होने लग गया, ठीक है। दूसरी चीज, जो अब कुछ टैक्स भी निर्धारित किए गए। मुगल के टाइम पे ही टैक्स लगाए गए, जैसे जैसे कर वगैरह लगाए गए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। हाँ जी, अध्यापक ने साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत वो था जिसपे पूरी तरीके से ब्रिटिशों का अधिकार था, और रियासती भारत कौन सा था, जिसमें अभी भी शासन कौन चला रहे थे, राजा चला रहे थे। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। कहने का मतलब, भारत का एक ही गवर्नर जनरल था, लेकिन उसके नीचे 11 प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग गवर्नर थे, जो किसके प्रति उत्तरदायी थे, गवर्नर जनरल के प्रति, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जब 1857 का विद्रोह हुआ था भारत में भी, अब भारत में विद्रोह हम राजस्थान के संबंध में पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे।
1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। पहले शासन कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बाद में शासन किसका हो गया? 1857 क्रांति के बाद में शासन सीधा किसके पास हो गया? इंग्लैंड के ताज के। कहने का मतलब इंग्लैंड की रानी के अधीन अब भारत पर शासन चल रहा था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अब नेशनल जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। अब बहुत सारे नए नियम आए भाई। इंग्लैंड पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन था तो अपने मनमाजी से काम चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? शासन किसके पास चला गया? शासन चला गया जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ताज के पास। तो इंग्लैंड के ताज के पास चला गया तो वहां संसद थी, उस संसद ने कुछ नियम बनाए भारत के ऊपर और उन नियमों को भारत पर लागू किया गया। उसी के अकॉर्डिंग आगे शासन चला किसका? इंग्लैंड का भारत पर, ठीक है। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देखिए, जो भी नियम कायदे भारत में उस टाइम बन रहे थे वो किसके द्वारा बनाए जा रहे थे? गवर्नर जनरल के द्वारा। लेकिन जो अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन था, जो अजमेर मेरवाड़ा, इसको 1935 ईस्वी में एक भारत सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि अजमेर मेरवाड़ा के ऊपर अब जो भी नियम कायदे बनेंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संघीय कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अब दो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन दो लाइनों से कि सबसे पहले राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए कब चुनाव हुए? 1952 में। और प्रथम निर्वाचित मंत्री कौन बने? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। और पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में, ठीक है। अब अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखिए शब्दावली है कि जागीर पट्टा किसे कहते हैं? तो वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। अब ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि जागीर पट्टा किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा। एक ऑप्शन में नोट डाउन करके दे देगा वो आपको कि वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी। नेक्स्ट आपको मनसबदारी के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि मनसबदारी क्या थी? तो मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। मनसबदारी क्या है? ये क्वेश्चन बना के दे देगा आपको। और मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली क्या होती थी? मनसबदारी। जब मुगलों का शासन हुआ तो उस समय मनसबदार बनाया गया, राजाओं को मनसबदार बनाया गया, मुगल मनसबदार बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट निर्वाचित का मतलब क्या होता है? चुना हुआ। जैसे कि जो अपने मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल, 1952 के आम सभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री निर्वाचित कौन बने? टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी खजांची पर, राजा पर, बख्शी पर या प्रधान पर?
तो आपने अच्छे से यह क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की होती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? बख्शी, ऑप्शन नंबर सी। अब ये एमसीक्यू आपके सीधा से पुट हो सकता है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सीधा यहां से उठा सकता है, तो इन क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित? मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल या हरदेव जोशी? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया लास्ट की 2 लाइनों में कि पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में, और उस समय राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अमूमन ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, लेकिन इसको भी बच्चे गलत कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, स्तंभ ए को स्तंभ बे से सुमेलित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि सुमेलित कीजिए, 2 कॉलम आपको बना के देगा और मैच द कॉलम ये क्वेश्चन देगा, ग्राम, मनसबदारी, जागीर पट्टा। अब जागीर पट्टा क्या था? कि वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की जागीरदार का उल्लेख। मनसबदारी, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। और ग्राम, राज्य की सबसे छोटी इकाई, वो क्या होती थी? ग्राम होती थी। ठीक है, परगना अधिकारी के कार्य बताइए। राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे? ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी चीज़ें इन क्वेश्चंस के बारे में हैं, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है। तो इसमें इस चैप्टर में से मैं आपको एक बार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में से, कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एकीकरण के बाद विधानसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था वो कब हुआ? 1952 में चुनाव हुआ, और प्रथम राजस्थान का जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? टीकाराम पालीवाल। तो एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी चीज़, 1935 ईस्वी का भारत सरकार का अधिनियम आया था जिसमें अजमेर मेरवाड़ा को, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। इसमें क्या परिवर्तन लाया गया? कि अब इसका जो भी नियम कायदे होंगे कौन बनाएगी? संघीय कार्यपालिका बनाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का पहला वाइसराय किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है, और ब्रिटिश काल में जो भारत था वो कैसे डिवाइडेड था? केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से बना हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गए आपके, लेकिन नेशनल जीके के लिए। अंग्रेजों के शासन के समय जो भारत था वो 2 चीजों में बटा हुआ था, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासत भारत। ठीक है, और देखिए इस चैप्टर में से और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको तो आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ और आई थी मंत्री के बारे में कि दीवान किसे कहते हैं? दीवान, तो राजा का जो प्रमुख मंत्री होता था उसे क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र क्या था? राजशाही शासन के समय जो राज्य की संपूर्ण शक्ति थी वो किस में निहित होती थी? राजा में निहित होती थी। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये अगर आपको 7-8 क्वेश्चंस भी एक चैप्टर से देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, मुश्किल से 25 से 30 मिनट में आप इसके नोट्स बना सकते हो। मुश्किल से 1 पेज का नोट्स आपको तैयार होंगे, और एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपने जो नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं उसमें से ही आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है अपना? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको
बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। ये नेक्स्ट लेक्चर राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसको मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।